व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे मस्त हैं, एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 72 है इस वीडियो सीरीज का। हम चैप्टर 6 पर पहुंच चुके हैं, डेथ ऑफ पार्टनर। ये उसका सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और इन्हीं के बेसिस पर इलस्ट्रेशन करेंगे टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 का। बच्चों, रिटायरमेंट डेथ ऑलमोस्ट सिमिलर है ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स में। ठीक है, आपने कर रखे हैं ये जस्ट आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। जब भी पीएसआर चेंज होगा, आपको बता रखा है बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पीएसआर चेंज होता है। ठीक है, जब भी रिटायरमेंट है, डेथ है, एडमिशन है, उसमें रीवैल्यूएशन होता है एसेट्स का एंड रीअसेसमेंट होता है लाइबिलिटीज का। कहने का मतलब, आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को टू ऑप्शंस होती हैं बच्चों आपके पास। या तो इनको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट के लिए। अगर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री। क्योंकि अब ये क्यों करते हैं बच्चों, क्यों? एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करना ही करना है। मान लो 2 करोड़ की जमीन थी स्टार्टिंग में, जिस टाइम डेथ हुआ उसकी कीमत होगी 10 करोड़। अब कल को ये 8 करोड़ का जो प्रॉफिट है, ये 8 करोड़ का जो प्रॉफिट है, इन पे डेथ डाइड पार्टनर का भी तो राइट है ना। अगर मान लो ये डाइड हो गया, इसकी डेथ हो गई, तो इसका भी तो राइट था ना 8 करोड़ पे। तो अगर आप रीवैल्यू नहीं करोगे तो कल को ये 8 करोड़ तो ए और सी में बढ़ जाएगा ना, जो कि फेयर ट्रीटमेंट नहीं है, जो कि फेयर ट्रीटमेंट नहीं है। इसीलिए बच्चों एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ता है। अच्छा सर, लाइबिलिटीज को क्यों? क्यों भाई, लाइबिलिटीज को क्यों नहीं करोगे? लेट्स सपोज कोई बुक में एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं था, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का बिल। इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं था रिकॉर्ड, ठीक है। अब मान लो 30/6 को डेथ होगी एक पार्टनर की, ठीक है। बिल आता है कल, हमें पता लगता है कि 31/12 को कि भाई वो बिल तो था। तो अगर बिल आप इसी टाइम रिकॉर्ड कर लेते, वो 10,000 का बिल मान लो, तो एक्सपेंस था ना, पार्टनर्स को बियर करना पड़ता ना। तो अब अगर जब वो ही नहीं रहा, तो अगर आप इस टाइम पे करोगे लेट, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ही बियर करना पड़ेगा। तो इस वजह से बच्चों लाइबिलिटीज को भी रीवैल्यू या रीअसेसमेंट बोल सकते हो, और एसेट्स को भी रीवैल्यू करना पड़ता है। ठीक है, तो जो गेन और लॉस है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं बच्चों, और जिसका फाइनल इंपैक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में शो होता है। ठीक है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है बच्चों, ये जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू कराया है। छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। मान लो 3 पार्टनर्स थे, 3:1 रेशो था, तीसरे की डेथ हो गई। ठीक है, जब रीवैल्यूएशन करा गया तो देखा गया बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 से बढ़ी हुई है, मशीनरी की वैल्यू 6,000 से कम हुई है। मतलब नेट जो प्रॉफिट था वो 24,000 था। अब ये 24,000, अब हमने करना क्या है, एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। अब एसेट है कितने? 2 हैं जी, 2 हैं। कौन से? बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग को 30,000 से बढ़ाना है तो इसका अकाउंट को डेबिट कर दो। मशीनरी को 6,000 से बढ़ाना है तो मशीनरी को डेबिट कर दो। सिंपल है बच्चों। और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट शो करता है, उसको क्रेडिट साइड में शो कर दो बच्चों। प्रॉफिट जो होगा, अच्छा सॉरी, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई है बच्चों, तो क्रेडिट होगा ये।
तो रीवैल्यूएशन इस केस में डेबिट आएगा बच्चों, ठीक है ना। मतलब अगर प्रॉफिटेबल बात हो रही है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगी और एसेट के डेबिट में। अगर नुकसान वाली बात है तो एसेट के क्रेडिट में और रीवैल्यूएशन के डेबिट में। अब इस केस में आपने इंडिविजुअली बिल्डिंग को भी बढ़ा दिया 30,000 से और मशीनरी को भी 6,000 से कम कर दिया बच्चों। यहाँ पे 6,000 आना था, 60 लिखा गया, ठीक है बच्चों। तो जो नेट प्रॉफिट हुआ रीवैल्यूएशन का 24,000, उसको आपने इस पीएसआर के अकॉर्डिंग 3:1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब अगर मान लो फर्म ये बोले कि भाई हमने यार बैलेंसेस चेंज नहीं करने, बड़ा मुश्किल है, बड़ी मल्टीपल एंट्रीज है, तो मल्टीपल एंट्रीज हैं तो क्या करना पड़ेगा, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सर याद रखने में बड़ी दिक्कत आती है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्यों पास कर रहे हो, वाई। बच्चों अगर ये नहीं पास करोगे तो कल को जो बेनिफिट्स हैं वो तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मान लो बी की डेथ हुई है, वो तो ए एंड सी को ही मिलेंगे ना। तो जो एक्सेस बेनिफिट मिलेगा इनको, फेयर ट्रीटमेंट कहता है वो आज इनसे डेबिट कर लो, वो माइनस कर लो। और जो बी का है, जो जा रहा है, जिसकी डेथ हुई है नेचुरल, उसको लॉस हो रहा है, अगर बेनिफिट्स की बात है तो उसको आज ही क्रेडिट कर दो। और अगर लॉस में बात हो तो कल को इनको ज्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा, तो आज इनको प्रॉफिट दे दो बच्चों, आज इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो। और बी को कल को कम लॉस हो रहा है तो बी का अकाउंट डेबिट कर दो बच्चों। मतलब हमने फेयर ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो अब इस केस में मान लो रीवैल्यूएशन गेन हुआ 18,000 का, जिसमें से सी का शेयर था 6,000। इट मीन्स सी को 6,000 मिलेगा, क्योंकि ए और बी को 6,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो वो हमने गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हमने डेबिट कर लिया, गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हमने डेबिट कर लिया, ठीक है बच्चों। आई होप ये क्लियर होगा, हमने पहले भी रिटायरमेंट में कर रखा है, ठीक है। चलो अब एक और देखते हैं, कभी कभार कुछ अनरिकॉर्डेड आइटम्स भी आ जाती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज। भाई आ गई तो उनको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उनको मार्केट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। मान लो 10,000 का कोई कैश बैलेंस था, वो नहीं शो हो रखा, तो उसको रिकॉर्ड करो, उसका एडवांटेज रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में शो करो, और फाइनली उसका इंपैक्ट पार्टनर के कैपिटल को दो बच्चों, ठीक है। एंड सेम लाइबिलिटी को भी, जैसे 2,000 की लाइबिलिटी डिस्कवर हुई, उसको शो करो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, और जो उसका लॉस है वो पार्टनर को बियर करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर है। ये देखो, ये इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल था, ये लॉस का था, ये एसेट का था, ये लाइबिलिटी का था, बिल्कुल क्लियर हो गया ये। अब एक बार की पॉइंट्स देख लेते हैं बच्चों। एसेट्स आर रीवैल्यूएड, लाइबिलिटीज आर रीअसेस्ड, दोनों का मतलब सेम ही है बच्चों। रीवैल्यू रीअसेसमेंट का यही मतलब है कि दोबारा से उनको मार्केट वैल्यू पर लेकर आ रहे हैं। अगर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो रीवैल्यूएशन गेन और लॉस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चाहे आप सिंगल एंट्री पास करो, चाहे इंडिविजुअल बुक वैल्यूज चेंज करो, जो फाइनल इंपैक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पर आएगा ही आएगा बच्चों, ठीक है। Assets and liabilities be either shown at market value or simple adjustment entry should be passed if existing values are not to be altered, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो जब भी एसेट्स लाइबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पर लेके आते हैं तो दो तरह की एंट्रीज पास होती हैं। सबसे पहले रिकॉग्निशन एंट्री, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करो, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री करोगे, उसके पैरेलल आप एसेट अकाउंट में एंट्री करोगे या लाइबिलिटी अकाउंट में करोगे। एंड फाइनली जो रीवैल्यूएशन का बैलेंस आएगा बच्चों, उसको ट्रांसफर एंट्री डालकर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है ना। ये तो एक बेसिक अकाउंटिंग है
कि एंट्रीज में पहले आप नॉमिनल अकाउंट में एंट्री बुक कर लेते हो और एट द ईयर एंड या जब भी आपने मेन अकाउंट में करना है उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी जैसा भी हम करते हैं ट्रांसफर एंट्री डालते हैं, जो बिल्कुल सिंपल है ना। चलो अब हम एक इलस्ट्रेशन छोटा सा करते हैं गुडविल के बेस के ऊपर, जिसमें देखो रिवैल्यूएशन भी आएगा और गुडविल भी आएगा। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं बच्चों, 4:3:1 रेशो था इनका। और क्या था, एज पर द पार्टनरशिप डीड ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड 50% ऑफ नेट प्रॉफिट, 50% नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 3 ईयर्स। यस, डेथ से पहले के जो 3 साल हैं वो प्रॉफिट देख लो, उसका 50% गुडविल का शेयर आएगा। ठीक है बच्चों, हर एक का। अब क्या गिवन है बच्चों, देखो प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च वर्ड इतना, 21 का इतना, 22 का इतना, 23 का इतना, 24 का इतना। ठीक है बच्चों, जब सीता की डेथ हुई तो बिल्डिंग की वैल्यू तब अंडर वैल्यूड थी, बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 80,000, मतलब ये बेनिफिट की बात है। 80,000 का प्लस आ रहा है बच्चों, मशीनरी बिल्डिंग की वैल्यू कम थी उस टाइम रिकॉर्ड हुई। ठीक है, तो 80,000 बढ़ानी पड़ेगी, विच वॉज टू बी कंसिडर्ड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीताज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म एंड रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज एंड रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये करना है। और न्यू पीएसआर इक्वल होगा बच्चों, तो गेनिंग रेशो तो आपको निकालना पड़ेगा ही, ओल्ड भी पता है न्यू भी पता है, तो बच्चों गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लो। तो अब बात ये आती है गुडविल निकालना पड़ेगा। तो गुडविल हमें बोला हुआ है कितना है बच्चों, देखो शेयर ऑफ गुडविल 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स है, बट दिया हमें 5 सालों का, तो लास्ट 3 ईयर्स कौन से आएंगे बच्चों, 84,000, 24, 23 एंड 22, ये 3 साल आएंगे। ठीक है, इसका 50%, इनका प्रॉफिट निकाल लो बच्चों। उसमें से आप जिसकी डेथ हुई है सीता, ठीक है, डेथ एक बार चेक करो किसकी हुई है बच्चों, एज पर दी डेथ ऑफ डेथ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सीता डाइड। यस, फर्स्ट पार्टनर का गुडविल का शेयर कितना आएगा बच्चों, 4/8 इंटू 4/8 गुडविल का, नहीं अभी गुडविल का आएगा 50%, है ना। तो पहले निकालो प्रॉफिट कितना मिलेगा उसको, उसका प्रॉफिट कितना आएगा बच्चों, 1,05,000 प्लस 30,000 प्लस 84,000, ये तो था टोटल प्रॉफिट बच्चों, उसमें से उसका इतना शेयर आ गया। अब इसका 50% है, मींस इसका हाफ, तो ये निकाल लेना बच्चों आपको, ये आएगा। इसको गुडविल इतना कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, इतना कॉम्पनसेट सीता को करना पड़ेगा, और बाकी पार्टनर्स देखेंगे कि अगर तो वो गेनिंग होंगे तो वो ही देंगे, अगर उनमें से भी कोई सैक्रिफाइसिंग निकल गया तो फिर गेनिंग वाला ही दोनों को कॉम्पनसेट करेगा बच्चों। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। ये गेनिंग रेशो निकल गई, 1:3 आ गया, इट मींस दोनों पार्टनर्स ही गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट कितना था, 2,19,000, जिसमें से सीता का शेयर कितना था, 1,09,500। अब गुडविल इसका 50% है, 54,750। अब ये 54,750 रीता और गीता देंगे 1:3 में। तो बच्चों बहुत सिंपल है, 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। और रही बात बाकी बिल्डिंग की बात करें, तो बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 से बढ़ानी पड़ेगी, तो बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चों, तो रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ जाएगा, बेनिफिट आ जाएगा। ठीक है, बस यही है, तो आप फटाफट से अब कर लो बच्चों। बिल्डिंग अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया बच्चों, बेनिफिट है ना। और रीवैल्यूएशन को फाइनली ट्रांसफर एंट्री डाल दी कैपिटल अकाउंट पे, डन। और गुडविल की ये एडजस्टमेंट एंट्री बच्चों हमने कर दी। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। गेनिंग रेशो में गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। कैसे कैसे रिजर्व्स और उनका करेंगे बच्चों, सेम एज रिटायरमेंट, सेम एज रिटायरमेंट। ठीक है, रिजर्व्स को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, और इस केस में भी बच्चों वही ऑप्शंस हैं, देखो चाहे रिजर्व्स हैं, ठीक है, बात वही है कि या तो
देखो उनको चेंज कर दो, या तो बुक्स को क्लोज कर दो, ठीक है, रिजर्व्स को फाइनली ट्रांसफर कर दो, या आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। क्या मतलब है बच्चों इसका? फॉर एग्जाम्पल अगर जनरल रिजर्व में मान लो 1 लाख पड़ा है, या तो इस अकाउंट को क्लोज कर दो, जनरल रिजर्व को डेबिट कर दो और सारे के सारे पार्टनर्स में बांट दो, या तो ये काम कर दो, या आप नेट इफेक्ट निकाल लो कि भाई आज कुछ मत करो, आज इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो, कल को अगर इसको क्लोज करते हो तो जो घाटा फायदा होगा ना वो आज ही आप डिसाइड कर लो। तब भी एक ही बात होती है बच्चों, आप इनको क्लोज ना करो, आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। वही दो केसेस हैं बच्चों, ठीक है, वही दो केसेस हैं। अब फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस में आइटम्स कौन सी हैं, मतलब उसमें अब अकाउंट सब क्लोज करोगे। जनरल रिजर्व है, इसकी नेचर क्या है, ये प्रॉफिट है बच्चों, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको क्लोज करने के लिए पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये प्रॉफिट्स मिलेंगे ना, तो इस लेजर को, इस का अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे दूसरी तरफ। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है बच्चों, अगर कोई क्लेम नहीं है तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ये प्रॉफिट्स का ही पार्ट है ना। वैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है बच्चों, प्रॉफिट्स का ही पार्ट है ना, तो ये भी क्रेडिट हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है बच्चों, इसको भी क्लोज करना है, तो ये भी पार्टनर से डेबिट करा जाएगा बच्चों, ये लॉस है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बच्चों, फिक्टिशियस एसेट है ना, ये भी लॉस है एक तरह से, तो ये भी पार्टनर से डेबिट करा जाएगा। कहने का मतलब इस केस में ऑल ऑफ दीज लेजर्स, ऑल ऑफ दीज लेजर अकाउंट्स, देखो बच्चों, अकाउंट्स आर क्लोज्ड, ठीक है ना, ये क्लोज कर दिए गए, आपने एंट्री पास करके इनको क्लोज करा है बच्चों। जनरल रिजर्व को क्लोज करने के लिए आपको जनरल रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा और पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इस केस में आपने बैलेंसेस जो थे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करे बच्चों, ठीक है। मैं एग्जांपल आपको बहुत सारी आएंगी आगे भी, बट आपने इंडिविजुअल अकाउंट्स को क्लोज करा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। जनरल रिजर्व में 30,000 पड़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में 12,000 थे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में 6,000 था, ठीक है। तो अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बच्चों, देखो, जनरल रिजर्व को क्लोज करने के लिए 30,000 डेबिट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, इसको क्लोज करने के लिए 12,000 डेबिट कर दिया बच्चों। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है, इसको भी क्लोज करना है, तो ये क्रेडिट होगा बच्चों 6,000 से, ठीक है। तो जो बच्चों नेट इफेक्ट आया 36,000 ही बना ना बच्चों, 30 12 42 इस तरफ आ गया, और 42 में से ये निकल जाएगा बच्चों आपका 6 50 36 बच्चों, इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एक बार कैलकुलेट करो, 36 बना क्या, देखो 36 आ जाएगा, ठीक है। 36 जब 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यस 36 इस तरीके से बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस मेथड में देखो हुआ क्या है, इस मेथड में ऑल सच अकाउंट्स आर क्लोज्ड, क्लोज ही हो ना बच्चों, जब जनरल रिजर्व को डेबिट कर दोगे तो वो क्लोज ही हो जाएगा ना, जब प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दोगे तो वो क्लोज ही हो जाएगा ना, एडवर्टाइजमेंट को सस्पेंस को जब क्रेडिट कर दोगे तो वो क्लोज ही होगा ना। अब नेक्स्ट आगे केस देखते हैं कि जब आप क्लोज नहीं करते, जब आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हो बिटवीन दी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सिंपल है। उस केस में बच्चों आप इन बैलेंसेस को एज इट इज मूव ऑन करोगे, जितना फायदा नुकसान कल को इस मूव ऑन होने से पड़ेगा वो हम आज ही डिसाइड कर लेंगे और क्रेडिट डेबिट कर देंगे बच्चों। तो सपोज जनरल रिजर्व का था 24,000, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसको मिलना था 4,000, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर थे 3 2। अब कल को अगर आप कुछ नहीं करते, एज इट इज मूव करते हो, तो इसको 4,000 का घाटा हो रहा था और इनको 2,400 और 1,600 का फायदा हो रहा था। अगर आप एज इट इज भोले भाले बन के मूव ऑन करते हो, एज इट इज भोले भाले बनकर मूव करते हो, तो
ए और बी को फायदा हो रहा था और सी को घाटा हो रहा था, ठीक है। पर हमने फेयर ट्रीटमेंट करना है, हमने जिसको घाटा है घाटा नहीं होने देना, जिसको फायदा है उसको फायदा नहीं होने देना। तो जिसको घाटा हो रहा था उसको आज ही फायदा पहुंचा दिया, और जिसको कल को फायदा हो रहा था उसको आज को घाटा दे दिया बच्चों। सिंपल। इस केस में आपकी बुक वैल्यूज जो हैं वो चेंज नहीं होंगी, बुक वैल्यूज रिमेन्स सेम। आपके जो जनरल रिजर्व हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट डेबिट बैलेंस हैं, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट्स, ऑल सच वैल्यूज रिमेन्स सेम। क्लियर है बच्चों? अब एक बार की पॉइंट समरी देख लेते हैं, क्या आती है। रिजर्व्स, accumulated profits, losses, deferred revenue expenditures are transferred to capital accounts in their old ratio unless they are carry forward at the same value in the reconstituted balance sheet। ठीक है बच्चों? If carried forward, net effect is adjusted through partners capital accounts बच्चों। ठीक है? तो ये था बच्चों आज का वीडियो। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।